हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन अपने आप में ही बता रहे हैं कि फंक्शन का इंक्रीज होना या डिक्रीज होने के बारे में हमने बात करनी होगी इसमें। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब हमने जब ग्राफ्स की स्टडी की थी, मीन्स जब हम फंक्शन में ग्राफ्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये देखा था कि जब इंक्रीजिंग फंक्शन को मैं डिफाइन कर रही थी तो मैं कह रही थी आपसे कि पेन की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए। अगर लेफ्ट टू राइट आप ग्राफ खींच रहे हैं तो आपका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ को जाना चाहिए, तब आप कहेंगे फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन तब कहलाएगा जब लेफ्ट टू राइट आप पेन की मूवमेंट करेंगे, होगी आपकी जो भी, वो नीचे की तरफ को होगी, तो हम कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब ऊपर की तरफ होना और नीचे की तरफ होने को इसने क्या कह दिया है, एक थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, एक डेफिनेशन के फॉर्म में दे दिया। पहले तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक कर्व है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फंक्शन को अगर हम समझें, कि ग्राफ को अगर हम समझें तो हम क्या देख रहे हैं, इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। हमने इसका ग्राफ देखा, वो पैराबोला टाइप है, पैराबोला है। तो इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कब कहेंगे और डिक्रीजिंग कब कहेंगे? अगर मैं एक्स इज ग्रेटर देन जीरो की बात करूं, मतलब एग्जैक्टली एट जीरो की बात नहीं हो रही है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो की बात हो रही है और एक्स इज लेस देन जीरो की बात हो रही है, तो उस केस में क्या है, एक्स इज लेस देन जीरो वाला पार्ट ये और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वाला पार्ट ये। अगर मैं एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में मैं जीरो से ऊपर आगे पेन ये चौक बढ़ाते जा रही हूँ तो मेरा ग्राफ, मेरा हाथ जो है ऊपर की तरफ को इंक्रीज बढ़ता जा रहा है ना, ऊपर की तरफ को मूवमेंट हो रही है, तो मैं कहूंगी ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन x इज लेस देन जीरो के लिए जो हमारा फंक्शन है, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आऊंगी तो मेरा ग्राफ जो है, मेरा जो पेन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो एक्स स्क्वायर फंक्शन जो है अपने आप में दो टाइप की प्रॉपर्टीज रख रहा है, दो टाइप का नेचर रख रहा है। वो नेचर क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए तो कर्व जो है वो इंक्रीजिंग है और एक्स इज लेस देन जीरो के लिए जो आपका कर्व है वो डिक्रीजिंग है। ठीक हो गया। अब इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम दिखाएं तो डेफिनेशन के फॉर्म में ये क्या बात करता है, देखते हैं। ये कह रहा है लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, then f is said to be increasing on I if x1 is less than x2 in I. It implies that fx1 is less than equals to fx2 for all x1 x2 belongs to I. Strictly increasing, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, अब इसमें दो चीजें हमें सुनाई दे रही है, दो नाम सुनाई दे रहे हैं। एक तो उसने कहा इंक्रीजिंग, दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर ये कह रहा है डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। अच्छा, अगर हम लिख देती हूँ, पहले हमारे दो टाइप हैं। पहला है इंक्रीजिंग में भी इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन में क्या होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा। ठीक है, अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारा ग्राफ जो है वो उस, हम किसको इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से अपने ग्राफ की बात करूं, ये इस तरीके से अगर ये फंक्शन आ रहा है तो मैं ये कहूंगी ये ग्राफ आ रहा है मेरा, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। और एक बार मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी ग्राफ खींच देती हूँ, ये मेरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है। ठीक है, ये मेरा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये भी है कोई एक फंक्शन, ये भी y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया, ये पॉइंट है हमारे पास x1, ऐसे ये पॉइंट ले लिया x2, ये पॉइंट ले लिया x3, ये पॉइंट ले लिया हमने x4, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट्स आ गई fx1, इसके करस्पॉन्डिंग ये हाइट आ गई fx2, ये हाइट आ गई fx3, ये आ गया fx4। ऐसे ही हमारी हाइट्स जो है वो चेंज होती जाएंगी। अच्छा, अगर मेरा x1 x2 से छोटा, x1 x2 से छोटा है, देखो ये x1 जो है वो x2 से छोटा है, x1 x2 x3 करके मैं x को वैल्यूज बढ़ाती जा रही हूँ, उसके करस्पॉन्डिंगली क्या मेरे हाइट्स बढ़ती जा रही हैं। अगर मेरी हाइट्स बढ़ती जा रही हैं तो मैं कहूंगी फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मींस इस स्टेटमेंट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँ, फॉर ऑल x1 इज लेस देन x2, क्या इंप्लाई करना चाहिए, fx1
इज लेस देन fx2, ठीक है, fx1 इज लेस देन fx2, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या चीज आ गई, x1 इज लेस देन, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें x1 इज लेस देन इक्वल्स टू x2, इट इम्प्लाइज दैट fx1 इज लेस देन इक्वल्स टू fx2। अच्छा, मैंने इक्वल्स टू का साइन बाद में लगाया, आपने देखा। अच्छा, इक्वल्स टू का साइन बाद में लगाने का मीनिंग क्या है कि किसी पॉइंट पर, किन्हीं पॉइंट्स पर इंटरवल के, जैसे हमारी कोई डोमेन है, डोमेन में से मैंने कोई इंटरवल पकड़ लिया, उस इंटरवल में मैंने अपने फंक्शन को चेक किया, कहीं ये स्टेबिलिटी दिखा रहा है क्या, कहीं पर ये फंक्शन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जा रहा है क्या। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाना मीन्स, या हम कहें कि एक कुछ पॉइंट पर जाकर वो फंक्शन जो है एक ही सा नेचर दिखा रहा है, एक ही सी हाइट दिखा रहा है, तो मैं कहूंगी कि इतने पार्ट पर ये फंक्शन जो था वो स्टेबल हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने एक्स कोई भी पॉइंट रख दिया, उसके बाद ये इंक्रीज करने लग गया, फिर से बढ़ने लग गया, तो मैं इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलूंगी। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शन कुछ टाइम तक तो इंक्रीज हो रहा है, फिर स्टेबल हो जा रहा है, फिर से लेकिन इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इसे क्या कहूंगी, इंक्रीजिंग फंक्शन ही कहूंगी। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारे ग्राफ को कहीं पर भी स्टेबिलिटी नहीं दिखानी होगी। उस केस में हमारे पास, अगर मैं x जैसे x1 x2 x3 x4 मेरे x बढ़ते जाएंगे, x की वैल्यूज में इंक्रीज करती जाऊंगी, तो हाइट्स भी मेरी बढ़ती जाएंगी, तब मैं कहूंगी कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इस केस में हमारे पास जो डेफिनेशन होगी, फॉर ऑल x1 इज लेस देन x2, इट इम्प्लाइज दैट fx1 इज ऑल्सो लेस देन fx2। हमेशा fx1 fx2 से छोटा होगा अगर x1 x2 से छोटा है, लेकिन इंक्रीजिंग वाले केस में x1 x2 के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। उस केस में fx1 जो होना चाहिए वो fx2 से छोटा या उसके बराबर भी हो सकता है। तो ये हमारे दो केसेस आए, इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की, ठीक है। और वो हमारे पास कोई एक सर्टेन इंटरवल की बात हो रही होगी, चलिए आगे वो तो बाद में डिस्कस करते हैं। इसके बाद पकड़ लेते हैं हम अपना डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक हो गया ये हमारे पास। अब इनका अगर मैं फिगर बनाऊंगी तो इसका फिगर बनाने में हमारे पास वही बात, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूं तो इसका ग्राफ कैसा होता होगा जी, हमारा ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहा होगा। जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज को बढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे मेरी हाइट कम होती जा रही होगी। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा ग्राफ बन गया किसका, डिक्रीजिंग फंक्शन का। और अगर मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूंगी तो मेरा ग्राफ जो है वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जाएगा, मतलब जैसे x1 जो था वो हमारा x2 से बड़ा था, छोटा था, x1 जो था वो x2 से छोटा था, लेकिन हाइट जो थी वो हमारी बड़ी थी। fx1 की हाइट fx2 से बड़ी थी। सपोज मैंने कह दिया ये x1 है, ये मेरा x2 है, ये मैं x3 कह देती हूँ, कुछ भी बात कर दी हमने, तो हम कह रहे हैं कि अगर x1 जो है वो x2 से तो छोटा है ना, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, fx1 हाइट जो है वो fx2 से बड़ी है। ये हाइट जो है ये fx1 है, ये हाइट जो है ये fx2 है, आपको दिख रही होगी, सीधे सीधे दिख रही है, fx1 जो है वो fx2 से बड़ी है। तो ऐसा केस जो होता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला केस होता है। और केवल अगर हम डिक्रीजिंग की बात करें तो डिक्रीजिंग के केस में हमारे पास स्टेबिलिटी आ सकती है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे वो स्टेबल हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद वो क्या होगा, फिर से डिक्रीज करने लग जाएगा जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, फॉर ऑल x1 इज लेस देन इक्वल्स टू x2, fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का, ठीक है। तो कंडीशन हर केस में यही रहे कि x1 जो है वो x2 से छोटा है, लेकिन fx1 हाइट्स में चेंजेस आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास ग्राफ, अब ग्राफ हमेशा ऐसा दिखे जरूरी थोड़ी है, तो आपका ग्राफ जो है वो ऐसा भी तो दिख सकता है, जैसे हम sin x का ग्राफ ले लेते हैं। अगर मैं sin x के ग्राफ की बात करूं तो sin x का ग्राफ कुछ ऐसा ही तो जाएगा, ठीक है। ये हमारा sin x का ग्राफ क्या जी, हमने कहा ये हमारा 0, ये हमारे पास हो गया जी π/2, ये हमारा हो गया पाई, ये हमारा 3π/2,
ये 2 पाई, इसी तरीके से बढ़ता गया 5 पाई बाई 2, ये 3 पाई, इसी तरीके से आप इंक्रीज करते जाइए x की वैल्यूज को। अब आप क्या देख रहे हैं, अगर मैं साइन x फंक्शन की बात करूं तो साइन x फंक्शन में हमारा ग्राफ क्या है, किसी समय इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये एक सा नेचर नहीं शो कर रहा है, ना तो ये कंप्लीटली इंक्रीजिंग है, ना ही ये कंप्लीटली डिक्रीजिंग है। तो ऐसे फंक्शन को अगर हम कहें साइन एक्स फंक्शन की बात आए तो इस फंक्शन को हम नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक हो गया, ऐसा फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। भाई क्यों कहा मैंने ऐसा, मैंने ऐसा कहा कि हमें केवल उसने क्या कहा कि आपका जो y मतलब फंक्शन जो है वो साइन एक्स फंक्शन है, एफ एक्स जो है मीन्स जो y है वो हमारे पास साइन एक्स फंक्शन है, और साइन एक्स फंक्शन को इसने लिमिट नहीं किया हुआ है, इसने केवल साइन एक्स फंक्शन कहा है। तो साइन एक्स फंक्शन में x जो है हमारी डोमेन जो होती है वो सारे रियल नंबर होती है, और इसकी हाइट जो होती है -1 to 1 जाती है, ये हमें पता है। ठीक है, तो इस केस में हम जब ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा ही तो आएगा। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि ग्राफ ना तो हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है, ना ही हमेशा डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसा वाला कॉन्सेप्ट जो होता है वो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का होता है। एक मिनट, हाँ जी, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का होता है। अच्छा, ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, अब नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है तो क्या ये ऐसा ही रहेगा, हम साइन एक्स फंक्शन को देखेंगे तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ही बोलेंगे? नहीं, हम साइन एक्स फंक्शन को पर्टिकुलर इंटरवल्स में डिवाइड करके, मींस जो डिजायरेबल इंटरवल्स हैं उनमें अगर मेरे से पूछा जाए कि ये फंक्शन कितने के लिए इंक्रीजिंग है, कितने के लिए डिक्रीजिंग है, ये अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं उसको अच्छे से डिफाइन कर सकती हूँ। अगर 0 से π/2 के बारे में बात करें, वो कहे कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, और साइन एक्स फंक्शन जो है x के लिए उसने डोमेन डाल दी, वो क्या डाल दी उसने 0 to π/2। मुझे पता है भैया 0 to π/2 हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखिए इंक्रीज ही होता जा रहा है, हो रहा है ना। अगर वो हमसे बात कहे x बिलोंग्स टू 0 to पाई की बात डाल दी उसने, 0 से लेकर पाई तक की बात डाल दी, या हम कहें 0 से लेकर 2 पाई तक डाल दी, ऐसा कर देते हैं, 0 से लेकर 2 पाई तक डाल दी। अब हम क्या कहेंगे, 0 से लेकर 2 पाई तक हिस्सा ये, ठीक हो गया। तो 0 से लेकर π/2 तक तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, कितने के लिए, 0 to π/2, ठीक हो गया। और किसके लिए डिक्रीजिंग है ये, π/2 to 3π/2, डिक्रीजिंग है π/2 to 3π/2, और फिर इंक्रीजिंग है कितने के लिए, 3π/2 to 2 पाई, फिर इंक्रीजिंग है 3π/2 to 2 पाई। तो हमारे डिवीजन हो गए, देखिए एक ही इंटरवल में 0 से लेकर 2 पाई पर हमारे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने का जो नेचर था जो इस ग्राफ का, वो डिवाइड हो गया। वो पर्टिकुलर कुछ इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग था, कुछ इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग था, कुछ के लिए फिर से इंक्रीजिंग था। तो वो हमसे इंटरवल्स की भी डिमांड कर सकता है कि आप बताइए कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें, पहले तो हम बेसिक बनाते हैं, अपना बेसिक बना देंगे तो उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चंस करने में हमें बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब हमारे पास आता है डेरिवेटिव टेस्ट। डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं कि क्या कहते हैं फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, सपोज हमें कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स हमने निकालना होता है। अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो गया, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ जो है वो कैसा होता होगा, हमारा ग्राफ जो होता होगा वो हमारा जो फंक्शन होता होगा वो इंक्रीजिंग होता होगा। और अगर एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 हो गया तो ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ पर इंक्रीजिंग और यहाँ पर डिक्रीजिंग। ठीक हो गया, मतलब डेरिवेटिव टेस्ट, डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स निकलने का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ अ फंक्शन। स्लोप ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या हो गया, भैया ये तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी दिखा रहा है मतलब एफ डैश एक्स का पॉजिटिव होना, मतलब हमारे ग्राफ का कैसा होना। अगर देखो मैं ऐसी बात कर रही हूँ ना, ये मैंने ग्राफ ले लिया, हमें क्या करना है, अभी तो हमें किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचनी है। टेंजेंट खींच रही हूँ तो एक्स एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास जो
एंगल बन रहा होता है, अगर वो एक्यूट होता है तो हमारा जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर हमारे, मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दी, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो ये ग्राफ जो होगा, सॉरी ये जो स्लोप जो होगा वो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। स्लोप नेगेटिव आना मतलब एंगल का ऑब्ट्यूस होना, और एंगल का एक्यूट होना हमारा बता रहा है कि टेंजेंट का पॉजिटिव होना, टेन थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, मींस एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप देख रहे हो, जब हम ये इंक्रीजिंग वाले केस में खींच रहे थे तो हमारा स्लोप क्या आ रहा था, हमारा जो इंक्लिनेशन था वो एक्यूट था, और हमारा स्लोप जो आ रहा था वो पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन जब हम डिक्रीजिंग वाले में खींच रहे थे, स्लोप खींच रहे थे किसी भी एक पॉइंट पर, तो उस केस में हमारा जो एंगल था वो ऑब्ट्यूस एंगल था, और जो स्लोप आ रहा था वो नेगेटिव आ रहा था। तो हमें ये पता चल गया कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखते ही हम क्या कह देंगे कि फंक्शन, मतलब एफ डैश एक्स अगर हमने निकाल लिया फंक्शन का, उसके बाद अगर देखते ही हम उसे पता लगा पाए कि हाँ ये फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी, तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो मतलब डायरेक्टली देखकर भी हम डिसाइड कर सकते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि हर एक का ग्राफ बनाना आए, मुझे ग्राफ की नॉलेज तो है, लेकिन क्या मैं हर एक फंक्शन का ग्राफ खींच सकती हूँ? नहीं खींच सकती। तो ऐसे केसेस में हमारे पास क्या होता है कि हमें ये डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करना पड़ता है। तो उस केस में हम डेरिवेटिव टेस्ट को किस तरीके से अप्लाई करते हैं? तो ये डेरिवेटिव टेस्ट था, इसमें ये कह रहा है कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली बात होगी, और एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाली बात होगी तो जस्ट इंक्रीजिंग वाली बात हो रही होगी। ऐसे ही एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0 वाली बात होगी तो वो डिक्रीजिंग वाली बात होगी, और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, केवल लेस देन 0 होगा तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाली बात होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, अब आते हैं अपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। अच्छा, मैं तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाती हूँ। जैसे ये कह रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 7x माइनस 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और आर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर मतलब रियल नंबर्स। ठीक है, हमें पता है। अच्छा, अब मैं एफ डैश एक्स इसका निकालती हूँ तो वो कितने के इक्वल आएगा? 7, और 7 इज ग्रेटर देन 0। 7 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन का ही साइन होना क्या बताता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज होना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना हमारे फंक्शन का ये बताता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसे किसी दूसरे तरीके से करना, दूसरे तरीके से करना मतलब हम कहते हैं कि x1 x2 जो है, जो हमने पहला डेफिनेशन पढ़ा था कि if x1 is less than x2 it implies that fx1 is less than fx2, तो हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला केस होगा, और x1 is less than x2 it implies that fx1 is greater than fx2, तो हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला केस होगा। तो उस वाले कॉन्सेप्ट को भी यूज करते हैं, हम कह लेते हैं x1 x2 इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक हो गया। अगर x1 x2 रियल नंबर के एलिमेंट है तो हम क्या कहेंगे कि x1 इज लेस देन x2 का यूज करते हैं। हमने यहां से कहां पहुंचना पड़ता है? fx1 इज लेस देन fx2 तक, या fx1 इज ग्रेटर देन fx2 तक। तो हमने ये ले लिया। अब 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7x1 इज लेस देन 7x2। दोनों तरफ -3 कर देते हैं। -3 माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। किसी पर्टिकुलर इंटीजर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7x1 माइनस 3 इज लेस देन 7x2 माइनस 3 हमने कह दिया। ये हमारा हो जाएगा fx1 इज लेस देन fx2। तो हम कहाँ से चले थे? x1 इज लेस देन x2 से चले थे, और कहाँ पहुंचे? fx1 इज लेस देन fx2 में। तो हमने कहा क्या कहा कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो दो चीजें हैं जी हमारी यहाँ पर। हम एक तो डेरिवेटिव टेस्ट करके देख लिया हमने, डेरिवेटिव टेस्ट में ही 7 आया और 7 इज ग्रेटर देन 0, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ऑन आर। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने लिया fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, x बिलोंग्स टू r। ठीक हो गया। इस केस में भी हम डेरिवेटिव टेस्ट करके देख लेते हैं। हमने डेरिवेटिव टेस्ट किया, एफ डैश एक्स आया, ये आया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, हाँ यही है।
+4। ये हमारा हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। अब इस डेरिवेटिव को चेक करना है कि ये लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन लिया, अंदर बैठा x² माइनस 2x प्लस 4 ही कर देते हैं, ठीक हो गया। इसमें अगर +1 हो जाता है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है, कर देती हूँ ऐसा, 3x² माइनस 2x प्लस 1 बना देती हूँ। +3 क्या है तो यहाँ पर -3 भी कर देते हैं, तो आ जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, 3 इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी इज पॉजिटिव ऑल्सो, +1 अगर आपने किया तो फिर से पॉजिटिव आएगा, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। इक्वल्स टू तो नहीं आया ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो नहीं आया, केवल 3 इज ग्रेटर देन, ये जो भी आया इज ग्रेटर देन 0। सपोज ये चीज 0 भी हो जाती है तो भी 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ऑन रियल नंबर, ठीक हो गया। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। अब क्या हो सकता है, हर केस में क्या हम डेरिवेटिव टेस्ट करा, हमने डेरिवेटिव टेस्ट करने के बाद हमने क्या, हम डायरेक्टली इसको दिखा सकते हैं, हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0, सपोज साइन फंक्शन आ गया या कोई कॉस फंक्शन आ गया या कोई और चीज आ गई हमारी, क्या हम उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फिर से स्टेप्स प्रोवाइड किए इन्होंने। क्या स्टेप्स प्रोवाइड किए, उसने कहा पहला काम तो आप f'(x), अगर आपका y इज इक्वल्स टू fx है तो पहला स्टेप है इसका f'(x) फाइंड करना, टू फाइंड f'(x), ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, हमने f'(x) को 0 के इक्वल रख करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। क्या निकालने होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, f'(x) इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, f'(x) का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इक्वल्स टू 0 कब आएगा, जबकि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो पैरेलल टू, मीन्स जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। मीन्स जब हम इस वाले फंक्शन की बात कर रहे थे ना, हमने कहा ये, तो ये पॉइंट पर हमारे पास f'(x) जो है वो 0 के बराबर है, या f'(x) इक्वल्स टू 0 होना मतलब f'(x) इक्वल्स टू 0 के बाद फंक्शन जो है वो अपना नेचर बदल सकता है। अगर वो अभी तक इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग हो सकता है, या डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस को हम कहेंगे कि f'(x) इक्वल्स टू 0 वो चीज बताता है जहां पर हमारे पास जो टेंजेंट होती है वो पैरेलल टू x एक्सिस होती है। अब कभी कभी ऐसा केस भी तो होता है, जैसे अगर मैंने f(x) इज इक्वल्स टू x³ फंक्शन ले लिया, इसका f'(x) निकाला तो वो आया हमारे पास 3x² है, ठीक है। जब मैंने f'(x) को 0 के इक्वल किया तो ये आ गया हमारे पास 3x² इज इक्वल्स टू 0 के, मीन्स x इज इक्वल्स टू 0, मुझे इसका क्रिटिकल पॉइंट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट तो मिला। अच्छा, अगर मैं f'(x) इज इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू x³ का ग्राफ खींचूं तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आता है। अच्छा, अगर मैं देखूं, मैं अपनी पेन को लेफ्ट टू राइट ले जा रही हूँ तो मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, और जब मैं x इज ग्रेटर देन 0 पे जा रही हूँ तब भी मेरे पास ग्राफ जो है ऊपर की तरफ को बढ़ रहा है। मतलब थ्रू आउट ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब थ्रू आउट ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब है ये पॉइंट जो है x इक्वल्स टू 0 के ही तो ऊपर और नीचे हम चेक कर रहे थे कि फंक्शन जो है क्या अपना नेचर चेंज कर रहा है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जब मैं x इक्वल्स टू 0 से नीचे की तरफ गई तो फंक्शन ने क्या था, इंक्रीजिंग ही था। जब मैं ऊपर की तरफ गई तो भी फंक्शन इंक्रीजिंग था। इसने तो, हमने तो कहा ये वो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हमारे f'(x) इक्वल्स टू 0 निकलने के बाद पॉसिबिलिटीज किसकी हो जाती है कि फंक्शन अपना नेचर चेंज कर देता है। मींस इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर तो नहीं हुआ। तो ऐसे पॉइंट्स को जहां पर हमारा नेचर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही रहेगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही रहेगा, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, या इन्फ्लेक्शन, कैसी भी स्पेलिंग इसकी हो सकती है। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास होते हैं। तो ये f'(x) इक्वल्स टू 0 जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता है, और वो बताता है हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स, जिसके बाद हमारा नेचर फंक्शन का चेंज हो जाता है। तो इसको ही समझना है, यही 2 स्टेप्स हैं जो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हमने बता दिए, इसके बाद हम बता सकते हैं कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग था किस पर्टिकुलर पॉइंट इंटरवल के लिए, किस पर्टिकुलर इंटरवल पे वो डिक्रीजिंग हो गया, या कहाँ पर वो इन्फ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ये सारी चीजें और ये सारे इनको क्वेश्चंस के फॉर्म में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।